गुड आफ्टरनून बच्चों, अपन अपने फोर्थ चैप्टर के बाकी टॉपिक्स पे चले। मेरी बात सुनिए प्लीज। अब तक अपन पढ़ चुके हैं, एक बार वापस जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। वापस अपन कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं। कंपनी ऑडिट मतलब जहाँ की ऑडिट कौन करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट होता है और कंपनी के ऊपर दबाव में नहीं आता, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ऑडिट करता है। पढ़ लिया अपन ने ये भी पढ़ लिया कि उसके लिए अपॉइंटमेंट कब होगा, उसका टेन्योर कब होगा। ठीक है, ये पढ़ चुके अपन कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, कैजुअल ऑडिटर क्या होता है, वो कितने टाइम तक ऑडिटर रहेंगे। और कल अपन ने पढ़ा था मैंडेटरी रोटेशन, किन किन लोगों को, 4 तरह की कंपनीज थी, उन लोगों को ऑडिटर रिप्लेस करना जरूरी है। और उसके बाद अपन ने पढ़ा था उन 4 लोगों को जो ऑडिटर रिप्लेस करना है उसका टेन्योर क्या रहेगा। यहां तक सब समझ में आया बात। अब अपन आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ये है आपके लिए बच्चों क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। मतलब जिस इंसान को आप चुनोगे अपनी कंपनी में ऑडिटर, माना वो इंडिपेंडेंट है, माना आपकी कंपनी में नहीं है, बाहर का बंदा है, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए और कमियां क्या क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप सामने देख ही रहे होंगे उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी लिखी है। अब अपने को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है, तो मेरी बात सुनो प्लीज। अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से काफी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो सुनो मेरी बात। सपोज करो अपने ऑडिट का एग्जांपल लेते हैं। आपके एग्जाम वैसे डिले हो ही गए, लेकिन फिर भी सुनो मेरी बात। मान लीजिए आपके एग्जाम्स आज से 20 दिन बाद है। ठीक है, इस 20 दिनों में आपको ऑडिट का कोर्स करना है। आपकी ऑडिट हुई नहीं है। अब बचे कितने दिन? 20 दिन। अब आपने हितेश सर को बोला कि सर हमें तो ऑडिट करनी है, लेकिन बचे हैं दिन 20, तो आप कोई ढंग का टीचर लेकर आओ। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप सब सोचना प्लीज, ताकि आपको ज्यादातर पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जब आप सर को बोलोगे कि सर हमें इस इंस्टीट्यूट में एक टीचर चाहिए जो हमें ऑडिट पढ़ाए, तो उस केस में आप सर को क्या क्या कंडीशन रखोगे कि सर हम इतने सारे बच्चे हैं, हम आपके यहाँ पढ़ने को रेडी है, हम सब यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर आप वो शर्तें मान लो, बच्चों मैं जो एग्जांपल बोल रहा हूँ वो आपके बहुत काम का है, ताकि ये सारे पॉइंट्स याद हो। तो सुनो, आपने सर को क्या रिक्वेस्ट करी कि सर एग्जाम में बचे हैं 20 दिन, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम बहुत सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्त है कि उस नए टीचर में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो सर कहेंगे अच्छा बच्चों तुम ही बताओ कि उन सर में क्या क्या होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ऑडिट है, ऑडिट वही ढंग से पढ़ा सकता है जो सीए किया हुआ हो, क्योंकि ऑडिट सब्जेक्ट, ऑडिट सीए वगैरह जो होते हैं वही ज्यादातर ऑडिट करते हैं। तो अब जब ऑडिट हमें पढ़ानी है तो इतने दिन का मैं तो एक एक्सपीरियंस टीचर लाओ, एक सीए ही लेकर आओ, ताकि वो हमें पढ़ा सके। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सर सीए तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कोई एमबीए वाला, कोई ग्रेजुएशन किया वाला आप बोल दो कि ये ऑडिट पढ़ा देगा, वो नहीं बैठेगा सर, इतने कम दिन में कोर्स कवर करना है। तो क्या कंडीशन रखी आपने? मिनिमम सीए होना ही होना चाहिए। ये तो क्वालिफिकेशन रख दी। अब आपने बोला कि सर इसके साथ साथ सुन लीजिए, आप अपने किसी रिश्तेदार को मत लिया कि नहीं यार मेरा रिश्तेदार है बच्चों पढ़ लो, ऐसा नहीं चलेगा सर। आपका रिश्तेदार से हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, इसलिए आप हमें बोल रहे हो। बाकी जरूरी नहीं है कि आपका रिश्तेदार अच्छा पढ़ा है, वो बायस्ड होगा। ठीक है, और क्या बोला आपने सर को? एक तो सर आपको रिश्तेदार से नहीं पढ़ेंगे, एक आपके यहाँ जो जॉब करता है उससे भी नहीं पढ़ेंगे। आप फीस लेकर हमारे फ्री में रहना खत्म करना चाहते हो, ऐसा नहीं चलेगा। कोई बाहर से बुलाओ, ऑलरेडी जो आपके यहाँ टीचर है वो हमारे नहीं बैठेगा, तो एक जो आपके यहाँ जॉब कर रहा है वो नहीं बैठेगा, एक आपका रिश्तेदार वगैरह भी नहीं बैठेगा। तो सर ने कहा ठीक है बच्चों, पहली चीज तो मैं यही ढूंढूंगा, दूसरी चीज मैं ना मेरा रिश्तेदार लाऊंगा, ताकि तुम्हें ये नहीं लगे कि मैं मेरे रिश्तेदार से के थ्रू ही पैसे कमा रहा हूं, और ना मेरे यहाँ पे कोई जॉब करने वाला लाऊंगा। ये कंडीशन के बाद बोला सर एक और चीज, ऐसा भी नहीं हो कि आप पड़ोस के एक इंस्टीट्यूट वाले टीचर को बोल दिया यहाँ पढ़ा दो, और वो पड़ोस वाला इंस्टीट्यूट का जो टीचर है वो फुल टाइम जॉब वहीं पे कर रहा है। मतलब
6 घंटे या 8 घंटे तो वो टीचर उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, उसको आपने रिक्वेस्ट करी है घंटे 2 घंटे इधर आ जा, सर हमारा कोर्स नहीं हो सकता। तो आपने ये कंडीशन और क्या डाली कि सीए वही लाओगे, टीचर वही लाओगे सर जो किसी और इंस्टीट्यूट में सारे दिन ना पढ़ाता। तो सर ने कहा ठीक है, ये भी ध्यान रखूंगा कि और कहीं जहां पे भी वो पढ़ाता है वो सारे दिन ना पढ़ाता हो, 1-2 घंटे पढ़ाता हो जब तो ले लूं। आपने कहा जब ले लो, लेकिन उसमें भी आपने क्या बोला, सर ठीक है वो पड़ोस वाले इंस्टीट्यूट में 1 घंटे ही पढ़ाता है, लेकिन हमने सुना है कि वो सर जो है ऑलरेडी 4 इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, उधर जाते हैं 2 घंटे उधर जाते हैं, तो सर हमें क्या पढ़ाएंगे, वो 8 घंटे इतनी जगह जाते हैं, फिर हमारे यहाँ सर कोर्स नहीं होगा। तो अब आप समझते जाओ वो जो कंडीशन आपने सर पे क्या कंडीशन 4 रख ली है, याद कर लो। पहला, सर आपका रिश्तेदार नहीं होगा। दूसरा, सर आपके यहाँ जॉब करने वाला नहीं चलेगा। तीसरा, ऐसा भी नहीं चलेगा माना सीए है कि कहीं और फुल टाइम जॉब कर रहा है सर। चौथा, ऐसा टीचर भी नहीं चलेगा सर जो ऑलरेडी 4-5 इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ। सर ने कहा चलो भाई ये चारों चीजें मानी। अब आपने सोचा कि ये तो सब कह दिया, लेकिन सर को आपको पता चला सर ऐसा भी मत लेकर आ जाना जिसने आपको उधार दे रखा है या किसी थर्ड पार्टी को ना गारंटी दे रखी है आपको पैसे देने के लिए। कहने का मतलब सर ने क्या किया, सर ने कहा ना बच्चों को एम्प्लॉय है, ना कहीं और पढ़ा रहा है बहुत सारी जगह, ना वो फुल टाइम एम्प्लॉय है, लेकिन आपको पता चला कि सर के इंस्टीट्यूट में ही उसने पैसे लगा रखे। तो सर ने कहा सर आप तो फिर वापस खुद के फायदे में निकल गए, आखिर हमारा भला नहीं सोचा। आपको हमारा भला सोचना है, अपना नहीं, ठीक है। तो ऐसा बंदा मत लाना जिसने आपको शेयर में आपके इंस्टीट्यूट में पैसे लगा रखे हैं ताकि आप लोग फ्री हो जाओ, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो ये सब चीजें आपने कंडीशन क्यों डाली बच्चों, क्योंकि आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो अगर सेम उसी तरीके से एक कंपनी को भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक जनरल आम जनता वर्ड याद आ रहा है ना, मैंने आपको बोला था जब इतने सारे शेयर होल्डर को कंपनी से यही एक्सपेक्ट है कि जिस इंसान को भी बुलाओ वो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये रखना चाहिए और वो बायस ना हो, हम लोगों का भला सोचे, हम लोगों के लिए अच्छा काम करे, तो वो तभी काम करेगा। एक टीचर की तरह एक ऑडिटर बच्चों तभी अच्छा काम करेगा जब वो कहीं और फुल टाइम जॉब नहीं करता, वो बहुत सारी ऑडिटर लेके नहीं बैठा। समझ में आ रहा है ना, वो इस कंपनी का ही कोई एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए, उसका रिश्तेदार यहाँ पर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, उसने यहाँ पे पैसे नहीं लगाए हुए होने चाहिए। समझ में आया, तब जाके आपको मन में संतुष्टि होगी कि हाँ सर ये टीचर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एग्जाम्पल ही ले लो, ठीक है, कि हाँ सर ये सीए किए हुए क्या, कि हाँ किए हुए, तो चलो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। सर क्या आपके रिश्तेदार है क्या, नहीं ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। थर्ड, क्या कहीं और ये फुल टाइम जॉब पढ़ाता है कि नहीं ये कहीं फुल टाइम जॉब नहीं कर, वैसे करता हूं लेकिन अभी समझने के लिए, ठीक है। अगला सर, अगला पॉइंट क्या कि सर ये एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट में पढ़ाने नहीं चाहिए, इन्होंने आपके इंस्टीट्यूट में पैसे लगाए हुए नहीं होने चाहिए। सर ने कहा हाँ बच्चों इसने ना तो यहाँ पैसे लगाए, ना ये मेरा रिश्तेदार है, ना मेरे यहाँ ये जॉब करता है, ना ये फुल टाइम एम्प्लॉय कहीं और है, और ना ये बहुत सारी जगह पढ़ाता है। आपने जो कहा वो सब मैंने मान लिया, अब जाके आप कहोगे संतुष्ट हो जाओगे कि सर ये टीचर ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे आइए, अब पढ़ते जाएंगे अपन। ऑडिटर के अंदर भी यही चीज, सब चीज जैसे आप लोग एज ए स्टूडेंट सोच रहे थे वैसे ही शेयर होल्डर सोचते हैं ऑडिटर के लिए। क्या सोचते हैं कि एक ऑडिटर जो भी होगा कम से कम इतना तो क्वालिफाइड हो कि उसके पास कौन सी डिग्री हो, सीए की। बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन ओनली बी द सीए एंड दैट इज दैट सीए हु इज इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिसिंग सीए ही वो हो सकता है जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेगा। सीए सीएमए वगैरह स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनते, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और सुनो, कौन होगा वो, एनी इंडिविजुअल सीए इन प्रैक्टिस, कोई भी एक सीए जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो। और मैंने बोला था आपको पहले भी बता चुका हूं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर या तो इंडिविजुअल होता है या फर्म। तो सुनो, अगर इंडिविजुअल है, एक ही जना है, तो वो खुद ही सीए होगा, और अगर एक से ज्यादा अगर है या फर्म है तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शैल बी प्रैक्टिसिंग सीए। मतलब समझना, अगर कंपनी ने एक ही जने को ऑडिटर रखा तो वो खुद प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रैक्टिस करना होना चाहिए। और अगर एग्जाम में आता है
5 जनों की एक फर्म है, उसको रखना है ऑडिटर, तो 5 जनों की फर्म में कम से कम आधे से ज्यादा, मेजॉरिटी मतलब आधे से ज्यादा कितने हुए, 3 हो गए, 5 में से 3 कम से कम क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग सीए। क्लियर? तो कल आपके एग्जाम में आए सीए है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन, या तो इंडिविजुअल या फर्म और एलएलपी। याद रखना एलएलपी भी फर्म के टाइप ही है और वो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकती है। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में चाह रहा था इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी और कंपनी, कौन नहीं बन सकता, तो कंपनी। ठीक है, तो सुनो वापस, कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेगा, इंडिविजुअल अगर वो खुद पीसीए हो तो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो, या अगर फर्म है तो आधे से ज्यादा लोग क्या होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट। और फर्म में फिर एक और बात क्या ध्यान रखनी है, अगर फर्म में आधे से ज्यादा प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट है तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट कहती है साइन वही करेगा जिसके पास डिग्री है। समझ में आया? वो बंदा साइन नहीं करेगा जिसके पास डिग्री नहीं है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? मतलब 5 में से वो 3 में से बंदा इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे साइन करेगा, उसके अलावा कोई साइन नहीं करेगा। क्लियर? तो ये तो हुई क्वालिफिकेशन। कंपनी कभी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनेगी, फर्म बने तो आधे से ज्यादा पीसीए होने चाहिए। अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन। मैंने आपको क्या क्या बोला था, पहला एनी बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कौन कौन सीए नहीं बनेगा। पहला एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, कंपनी वगैरह कभी सीए स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनेगी, तो कंपनी वगैरह कभी नहीं बन सकती, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये आपको मैं बता चुका हूं कि वो बंदा जो है वो आपकी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। हाँ, तो सुनो क्या पढ़ा था, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब वापस देखो फटाफट सुनिएगा। एक तो कंपनी नहीं होगी, सेकंड क्या पढ़ा मैंने आपको, क्या बोला था आपने सर से, क्या बोला सर आपके वहां पर वो जॉब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एनी पर्सन हु हिमसेल्फ और इज रिलेटिव और पार्टनर, ऐसा सर कोई बंदा नहीं लाओगे जो वो खुद या उसका रिश्तेदार या उसका पार्टनर जिसने आपकी कंपनी के अंदर शेयर में पैसे लगा रखे या आपकी कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडी में पैसे लगा रखे हैं, किससे ज्यादा एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब जिसने आपको पैसे दे रखे हैं सर, उसको आप हमारा टीचर नहीं बनाओगे। उसी तरह से शेयर होल्डर भी ये बोलेंगे जिसने कंपनी में पैसे लगा रखे हैं वो सीए जो होगा वो ऑडिटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कितने पैसे, सुनो वापस, या तो उसने खुद ने या फिर उसके रिश्तेदार ने या उसके पार्टनर ने कितने रुपए होल्डिंग एनी सिक्योरिटी मतलब शेयर्स वगैरह उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी में कितने पैसे लगा रखे हैं, 1 लाख से ज्यादा, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा बंदा जो होगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज एन ऑडिटर। क्लियर हो रहा है? आगे, इंडेबिटेड टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, जिसने आपको उधार, देखो शेयर में पैसे लगाए हुए हैं 1 लाख से ज्यादा, डायरेक्टली आपको उधार दिया है 5 लाख से ज्यादा, किसने, उसने खुद ने, उसके रिश्तेदार ने या उसके पार्टनर ने आपको उधार दे रखे हैं 5 लाख से ज्यादा, तो वो हमारा ऑडिटर नहीं रहेगा। ठीक है, और लास्ट थर्ड, has given a guarantee or providing security indebtedness of any third party to the company holding and subsidiary exceed ₹1 lakh। तीनों पॉइंट का डिफरेंस समझना। गवर्नमेंट क्या कहती है, ऐसा कोई बंदा आपका ऑडिटर नहीं बन सकता जिसने खुद ने, उसके रिश्तेदार ने, उसके पार्टनर ने आपकी कंपनी के शेयर्स में या आपकी होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, ऐसा भी कोई नहीं बन सकता जिसने आपको उधार दे रखा है या आपकी होल्डिंग सब्सिडी को उधार दे रखा है 5 लाख से ज्यादा, या तो शेयर के पैसे 1 लाख से ज्यादा, उधार 5 लाख से ज्यादा, और गारंटी, गारंटी मतलब बच्चों मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैंने एक थर्ड पार्टी को क्या रखा है, आप सर को पैसे दे दो, वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा, वो गारंटी कितने रुपए से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, तो उस केस में वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो शेयर्स और गारंटी के केस में अमाउंट कितना याद रखना है, 1 लाख, और डायरेक्ट उधार के केस में लिमिट कितनी याद रखनी है, 5 लाख। और ये उधार सिक्योर, ये शेयर्स कौन ले रहा है, वो खुद
उसका रिश्तेदार या उसका पार्टनर, अगर पता चला उसके रिश्तेदार ने आपकी कंपनी में पैसे लगा रखे हैं 1 लाख से ज्यादा, तो वो बंदा आपका ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्या पढ़ा? एनी पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉय एल्सवेयर, मैंने आपको बताया था ना, वो कोई और इंस्टीट्यूट में हर वक्त पढ़ाता रहता है। नेक्स्ट, पर्सन और फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी और इट्स सब्सिडरी, मतलब आपका और उसका बिजनेस रिलेशनशिप है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप जैसे इस इंस्टीट्यूट का और सामने वाले इंस्टीट्यूट का आपस में टाई अप हो रखा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि टाई अप हो रखा है तो इसकी वजह से आप उसको चुन रहे हो, बाकी उसकी ईमानदारी को देख के आप नहीं चुन रहे। तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं आएगा जिसका आपसे कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो। नेक्स्ट, मैंने क्या बोला था? बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, अ पर्सन हु इज ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज, मतलब क्या हुआ? वो एक अकेला ऑडिटर 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट करता है, तो आपकी क्या ऑडिट कर लेगा वो? ऐसा भी नहीं चलेगा। लास्ट अगला पॉइंट सुनो बच्चों, वो बंदा जो सीए ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं वो ऑलरेडी कभी जेल जा चुका है और अभी तक उसकी सजा को 10 साल खत्म नहीं हुए, मतलब जेल से छूट के आ गया, सजा हुई थी, लेकिन 10 साल अभी होने बाकी है। अगर एक बार किसी को जेल हो गई तो अगले 10 साल तक वो सीए नहीं बन सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये एक और कंडीशन हो गई, समझ में आ रहा है? ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन, मतलब सर ने बोला बच्चों मैं इसको यहाँ ऑडिटर रख लूं, इसको यहाँ टीचर रख लूं, फिर आपने कहा सर वो तो इन सर का भाई है, या फिर उसने आपके यहाँ पे उसका इंटरेस्ट है, तो वो बंदा भी, मतलब सर के साथ में अगर कोई सर का रिलेटिव है तो उस केस में वो बंदा भी ऑडिटर नहीं बनेगा। क्लियर? ये मैं आपको बता चुका हूं, ना सर का रिश्तेदार, ना यहाँ पे जॉब करने वाला, ना बहुत जगह काम करने वाला, ना एक जगह पर्टिकुलर फुल टाइम देने वाला, और उधार के केस में 5 लाख और शेयर के केस में 1 लाख वाला ऑडिटर नहीं बनेगा। और लास्ट पॉइंट, पर्सन हैविंग एसोसिएट कंपनी एंगेज इन सर्विस अंडर सेक्शन 144, क्या मतलब है इसका? 144 बच्चों स्पेशल कंसल्टेंसी सर्विस होती है। ये कुछ हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो सीक्रेट काम भी करते हैं, कॉन्फिडेंशियल चेकिंग भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट कहती है स्टैट्यूटरी ऑडिटर मत बना। तो मैं वापस एक बार फटाफट रिपीट कर रहा हूं, कौन सीए बनेगा और कौन नहीं। सीए बनने के लिए आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए आपके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, या आप इंडिविजुअल होंगे या फर्म होंगे तो आधे से ज्यादा लोग आपके यहाँ पर प्रैक्टिसिंग सीए होंगे। नेक्स्ट, डिस्क्वालिफिकेशन, कौन से आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन नहीं सकता। ठीक है, पॉइंट्स कोई सीरीज वाइज याद रखने नहीं है। कौन नहीं बन सकता? जो आपके यहाँ जॉब करता है, जो कहीं और फुल टाइम जॉब करता है, जो बहुत सारी जगह अलग अलग ऑडिट कर रहा है, मोर देन 20। ठीक है। चौथा क्या? ये तो हो गया, वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। ठीक है। अगला, उसका रिश्तेदार या कोई उसका पार्टनर या वो खुद, उसने आपको शेयर्स में 1 लाख से ज्यादा, गारंटी भी 1 लाख से ज्यादा और उधार 5 लाख से ज्यादा दे रखा है, तो वो ऑडिटर नहीं बनेगा। उसका रिश्तेदार यहाँ पर आपके डायरेक्टर है या फिर की मैनेजर पर्सन है, तो ऐसे लोगों को भी ऑडिटर रखा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो और सजा के केस में क्या बोला? अगर सजा मिली है तो अगले 10 साल तक स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और भी छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेन ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन आपको याद रखनी है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, चलो नोट जरूर करिएगा। ये पहले ये नोट करिए।